about 18th ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट गैसेस एंड नोबल गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट स्टार्ट्स विद हीलियम। हीलियम जो है इट कम्स एट 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ओके, देन हीलियम के बाद अगर मैं नियॉन की बात करता हूँ 10 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बाद हमारे पास 2s2 आएगा एंड सॉरी उसके बाद 2s2 एंड 2p2, 2s2 एंड 2p6। ठीक है, एंड आफ्टर हीलियम नियॉन देन आर्गन इट कम्स एट 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन के बाद आप लिख सकते हैं 3s2 एंड 3p6, और ऑर्गन के बाद आता है आपके पास में दैट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन आता है आपके पास 36 पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन के बाद, यहाँ 3p है बेटा ये ना, ऑर्गन के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है 3d10, 4s2 एंड 4p6। ओके, और उसके बाद आता है जिनॉन जो आता है आपके पास, इसमें 18 और जोड़ लें 54 पर, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रिप्टॉन के बाद आपको देखने को मिलेगा दैट इज 4d10, 5s2 एंड 5p6, एंड जिनॉन के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रेडॉन। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 32 ऐड कर लें 86 पर, तो यहाँ जिनॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p6। ठीक है, so this is the electronic configuration of 18th group element। अब 18th group element में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आप देखें कि जो आपके पास ये एलिमेंट है हीलियम से लेकर के और क्रिप्टॉन तक, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 देखने को मिलती है, 0। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने का रीजन क्या है? 0 होने का रीजन है कि इनका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें नो टेंडेंसी टू गेन और रिलीज इलेक्ट्रॉन, न तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है और न ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने और देने दोनों की टेंडेंसी नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास में इनर्ट गैस है। इनर्ट इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी नहीं है, रिएक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है, न तो इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी देखने को मिलती है? 0। ठीक है, लेकिन ये जो एक है इसको मैंने 0 नहीं कहा। ठीक है, इसलिए नहीं कहा कि कभी कभी ये कुछ एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, हमने इनको इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में रखा है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो बेटा, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते जिनॉन तक रिएक्टिविटी इतनी हो जाती है कि जिनॉन जो है वो हमारे पास में कुछ एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो जनरली तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 देखने को मिलती है, बट जिनॉन कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पॉजिटिव में। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि इन नोबल गैसेस, इन नोबल क्वेश्चन है बेटा ये ना, इन नोबल गैसेस ओनली जिनॉन कैन फॉर्म कंपाउंड, जिनॉन ही कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और विद एंड दैट इज ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, वो भी केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में। तो ऐसा क्यों है? वाई ऐसा क्यों है कि केवल जिनॉन ही कंपाउंड बनाएगा, बाकी क्यों नहीं बनाएंगे? जबकि हम देख रहे हैं जिनॉन का भी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, बाकी सबका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा क्यों है कि जिनॉन ही ये रिएक्शन कर सकता है?
ठीक है, कैन एनीबडी गिव मी द आंसर बेटा, कैन एनीबडी गिव मी द आंसर व्हाई जिनॉन कैन मेक कंपाउंड? केवल जिनॉन क्यों बना सकता है इनमें, बाकी का तो हमें पता है क्यों नहीं बनाते हैं, बट व्हाई जिनॉन इज एबल टू फॉर्म? यस ग्रेट, बिकॉज ऑफ लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि जब आप बेटा डाउन द ग्रुप आते हो तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमें पता है जिनॉन का साइज जो है कंपैरेटिवली काफी बड़ा है यहाँ पर, और लेकिन जिनॉन भी ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ में कंपाउंड बना सकता है, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में ही कंपाउंड बनाएगा। जैसे जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर अपन, तो आप देखो इसके वैलेंस शेल में सपोज 5s2 and 5p6 है, तो मैं लास्ट वाला ले रहा हूं बेटा 5s2 and 5p6। तो s के में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p में इसके पास में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अभी इसमें टेंडेंसी नहीं है बॉन्ड बनाने की, ठीक है, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अनपेयर कर सकते हैं, और जब इसकी अनपेयरिंग स्टार्ट होगी तो आप देखो ये यहां पर जा सकता है, दैट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर जा सकता है, दैट मीन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, इसका मतलब ये तीनों अनपेयर्ड हो गए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां चला गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाएगी, बट बहुत रेयर होती है कि वो +8 शो करे। ठीक है, +8 के लिए आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब वो होना चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिपल्शन करे तब ऐसा पॉसिबल होता है, बट जनरली ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इस तरह से करेगा कि डी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो गया है 1 2 3 4, ठीक है, और आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उस हिसाब से +8 बन जाना चाहिए। बट इसके जनरली हम लोग जो कंपाउंड देखते हैं बेटा, जनरली हम लोग जो कंपाउंड देखते हैं खाली एक ही कंपाउंड, एक दो कंपाउंड ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब +8 हो सकती है इसके अंदर, बट बहुत कम होती है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। जब इसमें आपको आंसर लिखना है तो ये जरूर मेंशन करें कि बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली दे कैन increase its या they can expand its oxidation state up to 8। ठीक है, 8 तक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय अनपेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहां ये बन जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर, इस ग्रुप में से बेटा इनके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं बहुत से, तो एक तो स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए कि इसके जो आपके पास जो हेलोजन और मतलब जिनॉन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से कंपाउंड है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह के एग्जांपल लेंगे जहां पर हम जिनॉन से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड ही हम ले रहे हैं यहाँ पर, दैट इज HeF2। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जिनॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, जिनॉन 2 फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जिनॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो यहाँ पर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में पूरा ही लिख लेते हैं, चलो, क्रिप्टॉन के बाद आपके पास 4d10 5s2 एंड 5p6 है। दैट मीन्स जो आपके पास 5th शेल है यहाँ पर अगर आप देखें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपके पास d जो है वो एम्प्टी है पूरा। अब ये कंपाउंड कैसे बनाएगा देखो, आप देखिए मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वी हैव 2 फ्लोरीन विद जिनॉन, जिनॉन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं फ्लोराइड की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहां पर मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 बॉन्ड बनाने के लिए। तो केवल एक ही इसका ट्रांजिशन करूंगा मैं, एक का ही ट्रांजिशन करूंगा।
और अगर इसका मैं यहाँ ट्रांजिशन करता हूं तो आपके पास में इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसका ट्रांजिशन मैंने यहां कर दिया। तो अब आप इसके बेस पे ना इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। देखिए ये S था, ये P था और ये D था, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर sp3d। और sp3d का शेप भी आपको पता है कैसा होता है, आप पढ़ चुके हैं। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है इसका। ठीक है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरह से होता है एक्सी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो आपके पास ट्राइगोनल शेप हो गया। देखो दिस इज द ट्राइगोनल शेप। ठीक है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अब आपको यहाँ पर फ्लोरीन को ऐसे अरेंज करना है कि दैट इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहे और रिपल्शन मिनिमम हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो 180 का हो सकता है, जो कि एक ऊपर और एक नीचे है, एक परपेंडिकुलर ऊपर एक परपेंडिकुलर नीचे। तो एक फ्लोरीन को मैं यहां अटैच कर रहा हूं बेटा, एक फ्लोरीन को यहां अटैच कर रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पर जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या, देखो यहां तो 2 फ्लोरीन आपने अटैच कर दिए, एक इसके साथ में एक इसके साथ में, अनपेयर्ड के साथ। अब ये जो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए इनको हम कहते हैं लोन पेयर, एंड दीज लोन पेयर्स विल बी अरेंज लाइक दिस। इस तरह से ये लोन पेयर यहां पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। दिस इज द शेप ऑफ फ्लोरीन, सॉरी दिस इज द शेप ऑफ जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो यहां ये शेप कैसा है बेटा, देखो ये शेप लीनियर है, ध्यान रखना लीनियर। एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं। शेप में केवल बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। तो बॉन्ड पेयर 2 ही हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। इस वजह से इसका शेप कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट XCF2, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3d काउंट होगा, ध्यान रखना, लेकिन शेप लीनियर होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बन पाया क्योंकि बॉन्ड पेयर नहीं थे इसमें। ठीक है, और देखते हैं, चलिए और देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास XeF4। ठीक है, XeF4 का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो सेम वही तरीका है, हमें पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में हमारे पास जिनॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और D एम्प्टी है, D इज एम्प्टी। नाउ अब आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए XeF4 बनाने के लिए? यू रिक्वायर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 फ्लोरीन है तो 4 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक को आपने यहां ट्रांसफर किया, एक को आपने यहां ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इनका ट्रांजिशन हो गया। नाउ यू हैव S में 2 है आपके पास, एंड यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 यहां है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखो ये S है, ये P है, ये D है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सा हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन का जो आपके पास ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, इसको आप ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका शेप बनाता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। जिनॉन विल बी इन द सेंटर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक फ्लोरीन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा, एक फ्लोरीन यहां आएगा और एक फ्लोरीन यहां आएगा। ठीक है, तो ये 4 फ्लोरीन आपने यहां लगा दिए लाइक दिस। और लोन पेयर अब कितने बच रहे हैं आपके पास, देखो 2 लोन पेयर है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करो लोन पेयर्स को, तो एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा आपके पास, एक लोन पेयर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब होना चाहिए था इसको sp3d2 को ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन एक ऊपर वाला पिरामिड और नीचे वाला पिरामिड तो बन ही नहीं पाया, बिकॉज देयर इज ओनली लोन पेयर। तो लोन पेयर को छोड़ दो। अब आपके पास शेप क्या है, देखो ये है। तो लोन पेयर को अगर काउंट नहीं करूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा, स्क्वायर प्लेनर बोलूंगा, स्क्वायर प्लेनर। अब इसका जो शेप है दैट इज स्क्वायर प्लेनर शेप है। ठीक है ना, इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। और आगे चलते हैं बेटा, चलिए थोड़ा सा और देखें जहां ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करना है वो अपन को। ठीक है, ऑक्सीजन को और इंक्लूड करते हैं इसमें। तो लेट्स सी, देखते हैं। नेक्स्ट वन इज XeO3, इसे देखते हैं।
XeO3, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड भी आ जाते हैं। तो XeO3 में वापस से मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो यहां पर जैसे Sk में 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, P में मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं और D को एम्प्टी शो कर रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास ज़ीनॉन है। अब मुझे बताओ बेटा, आप बताएं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायर्ड है अभी इस XeO3 बनाने के लिए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म XeO3? टेल मी राइट नाउ। 3। एक्चुअली अब यहां समझने वाली बात है बेटा, ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है एक डाइवेलेंट होता है। ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे। दैट मीन्स वी रिक्वायर 6 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हमें 6 सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। तो इसका भी ट्रांजिशन करें, इसका भी करें और इसका भी करें, ठीक है, सबका ट्रांजिशन करें। तो यहां आपके पास क्या बचेगा, देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, P में आपके पास 1, 2 एंड 3 और D में भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लाइक 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाले होते हैं और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड वाले होते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा कि 3 पाई बॉन्ड बनेंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, 3 पाई एंड 3 सिग्मा। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, अब थोड़ा सा आई थिंक विजिबिलिटी हो जानी चाहिए। यस, ओके, अब ठीक है। तो अब देखिए यहां पर तो मैं कह रहा हूं 3 बॉन्ड बेटा सिग्मा होने चाहिए, 3 पाई होने चाहिए। तो ध्यान रखिए ये जो 3 है ना अनहाइब्रिडाइज, ये अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे। और ये 4 जो है ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करेंगे, S और 3 P है, तो sp3, क्या लिख देता हूं, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएंगे 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो जिनॉन को मैं सेंटर में ले रहा हूं। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है बेटा, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह से टेट्राहेड्रल बनता है। अब इस टेट्राहेड्रल में आप देख रहे हो एक तो लोन पेयर है आपके पास, ठीक है, sp3 के अंदर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और 3 आपके पास में बॉन्ड पेयर है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इसके पाई बॉन्ड को हम यहां इस तरह से शो कर देंगे, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है और ये भी पाई बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इस तरह से। अब यहां पर ये ऊपर तो हमने लोन पेयर बना दिया, ठीक है। अब लोन पेयर तो कोई शेप देता ही नहीं है, वैसे इसका शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर शेप में काउंट नहीं हुआ। तो अब हमारे पास शेप कैसा होना चाहिए, इन 3 के बेस पर ही आपको बताना पड़ेगा। कैसा होगा शेप, बता सकते हैं बेटा, व्हाट टाइप ऑफ शेप इट शुड बी, पिरामिडल, यस इट शुड बी पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप होगा क्योंकि आप देखो एक पिरामिड बन रहा है, ऊपर वाला तो काउंट ही नहीं हुआ, इसलिए पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका रियल में, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, ये XeO3 का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए आगे बढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इनमें से ना पूछा जाता है स्ट्रक्चर, काफी बार पूछा गया है। अब एक ऐसा लेते हैं जहां पर आपको ना ऑक्सीजन भी मिल जाए और फ्लोरीन भी मिल जाए, दोनों एक ही साथ मिल जाए Xe के साथ में। तो XeOF4 ले लेते हैं, आई थिंक XeOF4, लेट्स सी XeOF4, ठीक है, इसको देखते हैं।
अब XeOF4 में जिनॉन वापस से, तो जिनॉन में हम एक तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, p में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन ले रहे हैं, सॉरी वो ले रहे हैं d ऑर्बिटल्स ले रहे हैं जो एम्प्टी है। अब हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए बेटा एक बार देखकर, इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर टू फॉर्म XeOF4? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जस्ट थिंक एंड से, बताएं। 6, वेरी गुड, 6 चाहिए हमें। ओके राइट, 6 इसलिए चाहिए क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और 4 फ्लोरीन है जो 4 बॉन्ड बनाएंगे, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। तो 6 बॉन्ड के अंदर हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दैट्स वाई इसको इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। तो इनको अनपेयर कर लें आप 6, ओके। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन हो गया है, सो वी हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाउ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा इसमें कितने ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए? हाउ मेनी ऑर्बिटल शुड बी अनहाइब्रिडाइज्ड, बता सकते हैं? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कितने होने चाहिए? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही पाई बॉन्ड बनते हैं, और जितने पाई बॉन्ड बनते हैं उतने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ही बनाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है हमारे पास, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा पाई बॉन्ड के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर छोड़ दें इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर छोड़ दिया, इसको अनहाइब्रिडाइज, इसको मैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा रहा हूं, अनहाइब्रिडाइज रखा है किसके लिए? पाई बॉन्ड के लिए इसको, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? देखो S P एंड D, तो आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3d2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और 6 ऑर्बिटल बनेंगे, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। इतने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे हमारे पास में हाइब्रिडाइज। तो आप जिनॉन को तो रख लो बीच में, ठीक है, एक ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, ओके। देखते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बनेगा ये हमारे पास, इस तरह से शेप बनना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि sp3d2 का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। बट अब हमको अरेंज करना है, 4 फ्लोरीन को मैं इस तरह से अरेंज करूं कि सिमेट्री के अंदर रहे वो। तो आप देखिए 4 फ्लोरीन शुड बी अरेंज लाइक दिस, क्योंकि 4 फ्लोरीन है आपके पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो इनमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा चारों फ्लोरीन में जो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एक लोन पेयर भी है आपके पास में, तो एक लोन पेयर को चाहे तो आप ऊपर लगाओ नीचे भी लगाओ, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ नीचे लगा दिया लोन पेयर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं आप, परपेंडिकुलर आएगा वो लोन पेयर। और क्या बच गया आपके पास? एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बच गया बेटा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बच गया। तो हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन है एक तो सिग्मा बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां पर एक मैं पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड दोनों को शो कर रहा हूं इस तरह से। तो इसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल, इसका शेप होगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है यूं करके, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर हम पिरामिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल गया और शेप भी पता चल गया। होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, लेकिन रियल में इसका शेप है स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम में आता है तो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल ही लिखना है, ठीक है। चलिए और आगे चलें, चलिए अब एक ना, अभी आई थिंक आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे बेटा, तो एक आपसे पूछता हूं अब मैं, नेक्स्ट इज XeO4, ठीक है। मुझे इसमें फटाफट एक बार बता दो, देखो आपकी XeO4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, फाइंड करके बता दो एक बार, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए इसका? कैन एनीबडी टेल मी? हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, अगर आपके पास कॉपी है तो आप करें इसको। देखो मैं बहुत स्लो कर रहा हूं इसको ताकि आप लोग मेरे से पहले कर लें, और मुझे फटाफट बता देना जिसका आंसर आ जाए
ठीक है, तो जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया है मैंने, ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3, वेरी गुड, सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है, sp3 होगा, ठीक है। और sp3 इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो 4 अनपेयर्ड के लिए आपको क्या करना है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना है इस तरह से, लाइक दिस। तो आप इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले गए, तो अब आपके पास टोटल 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने नीचे ड्रॉ कर दिए, यू हैव 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। अब इसमें पूरे में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराएंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है, हाइब्रिडाइजेशन वो करता है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और हमारे पास में जो XeO4 है, इसमें ऑक्सीजन 4 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड बनाएगा, तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसको अलग कर दो आप, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये 4 पाई बॉन्ड बन जाएंगे इसमें, और बाकी जो बच गए 4 आपके पास, वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप आप इसका बनाओगे, एक सेकेंड थोड़ी इंक डाल देता हूं मैं इसमें, बहुत लाइट हो गया, जस्ट ए मिनट। यस, यस, देखते हैं। तो यहां पर हम बात करें जिनॉन की, तो इसमें इस तरह से 4 बॉन्ड बना दिए हमने, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका sp3 का। और टेट्राहेड्रल में आपको एक ऑक्सीजन ऊपर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, लेकिन ये तो इन चारों ने बॉन्ड बनाया है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन हमें पता है ये 4 भी तो बॉन्ड बनाएंगे पाई, तो ये 4 पाई बॉन्ड इस तरह बन जाएंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, और शेप इसका सेम वैसा ही रहेगा जैसा होना चाहिए, ठीक है, जैसा होना चाहिए, यानी टेट्राहेड्रल होना चाहिए और टेट्राहेड्रल शेप शो करेगा ये, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से इसका शेप निकाल सकते हैं। अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं, ये तो अपन ने एक मेथड बता दिया इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया, तो हम पूरा स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। तो आपने 11th क्लास में एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था बेटा, जिसकी हेल्प से आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको फाइंड करना है XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, और फॉर्मूला ये था X इक्वल्स टू 1/2 मोनोवेलेंट एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो कितने मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है, जो एक बॉन्ड बनाने वाला एटम है उससे कितने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और x की जो वैल्यू आए उसके बेस पर आप यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। जैसे x की वैल्यू अगर मान लो आपके पास 2 आती है, ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इसकी वैल्यू 3 आती है तो sp2, इसकी वैल्यू 4 आती है तो sp3, इसकी वैल्यू 5 आती है तो sp3d, इसकी वैल्यू 6 आती है तो sp3d2, ठीक है, जनरली यही काम आएंगे आपके पास में। अब देखिए जैसे यहां फाइंड कर रहे हैं अपन x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा x में, Xe में, जिनॉन में 8, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, तो यहां आपने लिखा 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने इसमें, क्लोरीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, मोनोवेलेंट है, तो यहां पर 2, ठीक है, और इसको सॉल्व किया 1/2 इंटू कितना आया 10, सॉल्व किया कितना आया 5 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d हो गया, ये लो डायरेक्ट निकल गया हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अपन को ना इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए वो करें, लेकिन ये कब काम में लेना है, जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए तो तुरंत अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑक्सीजन वाला और ले लेते हैं, हाँ बोलिए। हाँ बेटा अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको बाईवेलेंट मानना है, वहां पर मोनोवेलेंट जो है ना, मोनोवेलेंट एटम वहां 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपके पास आ गया XeOF4, ये अपन ने देखा था एक XeOF4, ठीक है, तो इस केस में अपन देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 1/2
और इसमें मोनोवेलेंट एटम पहले क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं प्लस, और फिर आपको लिखना है मोनोवेलेंट एटम। अब मोनोवेलेंट एटम ऑक्सीजन तो नहीं है ना, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, हमें पता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो आपको केवल फ्लोरीन को ही मोनोवेलेंट कंसीडर करना है। तो यहां पर 4 लिखिए आप, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 1/2 इंटू 12 यानी 6 आ गया, और 6 का मतलब हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही निकाला था हमने, sp3d2 फाइंड किया था बेटा, ठीक है ना, sp3d2 फाइंड किया था। चलिए, तो मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक और देखते हैं, जैसे एक ये वाला और देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, XeO4, इसमें तो एक भी मोनोवेलेंट नहीं है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो X इक्वल्स टू 1/2 एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जिनॉन में 8 प्लस मोनोवेलेंट कितने इसमें 0, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और चारों ही डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो मोनोवेलेंट तो कोई है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पर आप कितना रखोगे 0, दैट मीन्स 1/2 इंटू 8, इसको कैंसिल कर लो बेटा, कितना आया 4, और 4 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखा था हमने। तो मतलब कितना सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इससे आप आयन का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, बाकी अभी तो आयन नहीं है, लेकिन आयन का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके 17th ग्रुप जो एलिमेंट है उनके अंदर भी आयन आ सकता है। फिर जैसे आयनिक कंपाउंड और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एक कंपाउंड है सपोज ICl4 नेगेटिव, आपको कहा गया इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो भाई क्या होता है, ठीक है। तो आप देखो X इक्वल्स टू 1/2, फिर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेंट्रल एटम का देखते हैं, तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन हैलोजन है, और हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, सभी हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब मोनोवेलेंट एटम, अब मोनोवेलेंट एटम का मतलब क्लोरीन मोनोवेलेंट ही तो है, एक सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ रहा है इसके साथ में, तो 4 मोनोवेलेंट हो गए आपके पास। अब एक चीज है, अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना चार्ज है उतना जोड़ दो, और पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस कर दो। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उतना ऐड कर दो, 1 माइनस है तो 1 ऐड कर दो। अगर यहाँ +1 होता तो मैं उसको 1 को घटा देता, ध्यान रखना, फिर पॉजिटिव है तो डिक्रीज करना है और नेगेटिव है तो इंक्रीज करना है। और फिर इसको सॉल्व कर लो आप, x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, और ये आ गया आपके पास 5 और 7 12 आ गया, ठीक है, और इसको कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें, ये लो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया बेटा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक